हाँ जी, देखो, अब हम बात करें अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ्स था, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग साइकिल है मेरा 8 मंथ्स और एक मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूँ 12 मंथ्स में। तो बताओ बच्चे मेरी करंट होगी नॉन करंट होगी? अब ये ध्यान से बताना। जल्दी बताएं। यस करंट बच्चे, करंट करंट। हमने क्या पढ़ा था? इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ्स, तो भी उसे हम स्टैंडर्ड बेटा 12 महीने का ही मानते हैं। गिवन नहीं है, यहाँ पे हमने बोला था गिवन नहीं है तो 12 मंथ्स का, 12 महीने से कम है तो भी स्टैंडर्ड 12 मंथ्स हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स है, सपोज जी 13 मंथ्स का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है और एक लाइबिलिटी हम 13 मंथ्स में ही पे कर रहे हैं, तो जल्दी से बताएंगे करंट लायबिलिटी हुई नॉन करंट लायबिलिटी हुई? ये बच्चे करंट ही हुई ना। 13 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है, पे भी 13 मंथ्स में कर रहे हैं। करंट लायबिलिटी बचा पार्टी, करंट लायबिलिटी जितने का ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर ही पे हो रहा है ना। देखो 8 महीने में अच्छे से बात समझेंगे, लेस देन 12 मंथ्स है तो स्टैंडर्ड 12 महीने तो रहेगा ही। बट अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स है, तो अगर उसके अंदर होता है तो करंट है, उससे बाहर चला जाता है तो नॉन करंट है। बट अगर गिवन नहीं है तो भी 12 और 12 से लेस है तो भी 12। तो आपके लिए सिंपल काम है या तो 12 या 12 से ज्यादा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो जी, ऑपरेटिंग साइकिल ये मैंने लिखा हुआ है ना 13 मंथ्स है, मैं एक लायबिलिटी पे कर रहा हूँ 12 मंथ्स में। अब बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चे। यस करंट हो गया। ठीक है, अब आगे वाले करंट हो गया बच्चे, अंदर ही पे हो रहा है, उससे निशा मैडम उससे पहले ही पे हो रहा है, लेट नहीं पे हो रहा। अब आगे समझेंगे, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, मैं खुद ही आंसर लिख दूंगा फटाफट से आपको बता के। 13 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल है, पे मैं कर रहा हूँ 14 मंथ्स में। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है। अब देखिए, अब आप यहाँ समझे, बस समझे, कोई बात नहीं, आंसर नहीं करो अभी, समझो। अब ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स ले लिया, तो हर वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट से 18 महीने के अंदर पे होगी वो करंट रहेगी, 18 महीने के बाहर नॉन करंट हो जाएगी। अगर मैं पे कर रहा हूँ जी 24 मंथ्स में, नॉन करंट लायबिलिटी। 18 महीने का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है, पे कर रहा हूँ 17 मंथ्स में, करंट लायबिलिटी। देखो, आई होप बच्चों सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये हमने इस चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ लिया। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये क्या है बच्चे, हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊं तो हमने ये क्या पढ़ा था, ये कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं इसका परफॉर्मा आपको फॉर्मेट बुक में दिखा देता हूँ। इसके नोट्स जो मैंने आपको पीडीएफ मेरी बुक के नोट्स की भेजे थे उसके अंदर भी इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये बच्चे हमने बात समझ ही ली थी कि जो हमारा कंपनीज वाला बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हम करंट ईयर की बात भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसका पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये कॉलम हम समझ लेंगे तो हमें बहुत आसानी होने वाली है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो जाता है वो इनकम, इसमें भी हमें ना बैलेंस शीट में हेड सब हेड लर्न करने हैं। एक मिनट बच्चे, बच्चे पेज नंबर है ये 1.43 न्यू बुक में। ठीक है, पेज नंबर 1.43 न्यू बुक में। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो जाता है बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो जाता है वो इनकम जो बिजनेस की मेन इनकम है। लाइक इसको हम बोल देते हैं बिजनेस की जो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, वो वाली जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है बच्चे, हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सिंपल वर्ड्स में आपके लिए सेल्स।
अदर इनकम, बिजनेस को कोई अदर इनकम हो रही है, लाइक डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा अदर इनकम में। ठीक है, ये हो गया बच्चे मेरे पास टोटल रेवेन्यू, इन दोनों का टोटल। देन एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज में क्या चेंज हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। अब मैं इसको आपको अगर समझाऊं तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें पता है, परचेजेस हमें पता है, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो हमारा सेमी फिनिश गुड्स है, जो काम अभी चल रहा है, ये जो स्टॉक हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा बच्चे हमारे पास वो चीजें जो हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, जो एम्प्लॉय को फायदा, लाइक सैलरी, वेजेस, बोनस, वो किस में आ जाएगा, एम्प्लॉयज में। इस टॉपिक में भी हमसे बैलेंस शीट की तरह हमसे इनके हेड पूछे जा सकते हैं कुछ आइटम्स के, मैं आपको अभी वो भी शो कर रहा हूँ। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर बच्चे इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाएगी, मतलब हमने कोई एसेट्स अगर फाइनेंस कराई है, लोन लिया है, इंटरेस्ट उसका। डेप्रिसिएशन हमें पता ही है, जैसे फिक्स एसेट्स के ऊपर जो टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू डिक्रीज होती है बच्चे, वो डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन यूज हो जाता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। वो एक्सपेंसेस जो इनमें कहीं भी नहीं है वो किस में आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। इस एक्सपेंसेस का हम टोटल करेंगे तो ये मेरे पास टोटल एक्सपेंस आ गया। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा बच्चे मेरे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मैं आपको ना पूरा वो भी लर्न करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा, जैसा मैंने बैलेंस शीट उसका के लिए सिखाया आपको, इसका भी बता दूंगा। अब मैं आपको आपको और चीजें सिखाता हूँ इसकी। देखो ये बच्चे, देखो इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ गुड्स, या रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, मतलब वो इनकम जो मेरी रूटीन नेचर की जो बिजनेस से इनकम जनरेट होती है वो आ जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अदर इनकम, इसके अलावा अगर मेरे को बिजनेस से कहीं से कुछ इनकम होती है, लाइक डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, इंटरेस्ट रिसीव, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में बच्चे जो चीजें आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो, एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी देते हैं, सैलरी, बोनस, वेजेस, मेडिकल एक्सपेंस, लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस, ये सारी चीजें हमारी किस में आएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट पेड, मैंने यहाँ देखो आगे बाद में लिख रखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट या फिर डिबेंचर्स के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारा फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, डेप्रिसिएशन तो इसमें आएगा ही। अदर एक्सपेंसेस बच्चे बाकी हमने ये आपको बता दिए, जो एक्सपेंसेस ऊपर कहीं पे भी नहीं आए वो किस में आ जाएंगे, हमारे अदर एक्सपेंसेस में। क्लियर है बच्चे? क्या करना था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लर्न करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करना है, ऑर्डर ठीक होना जरूरी है, इनके हेड सब हेड, जैसे हमने बैलेंस शीट का किया ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का करना है। फिर हमारे पास बच्चे इस चैप्टर में क्या आ जाता है कि एक ये जो चीज एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछ लेता है जी, 11th क्लास के अंदर भी पढ़ते थे। पार्टी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते थे बच्चे हम। दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हमसे पूछा जा सकता है। इंटरनल में कौन कौन से यूजर्स होते हैं, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज। शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज हो गए बच्चे हमारे पास, ये इंटरनल में आ गए। अच्छा जी, फिर हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। सपोज आपको एक एमसीक्यू बना के दे दिया, उसमें बोला जी व्हाई एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, या फिर हमसे बोला गया जी ऑड वन आउट वाला कि इंटरनल यूजर इसमें से कौन सा नहीं है, इन तीनों के अलावा एक नाम उसने और डाल दिया बच्चे, क्रेडिटर। तो मुझे पता है ये तीन लोग इंटरनल यूजर्स होते हैं, तो जो बच गया वो मेरे लाइक जो मैंने बोला क्रेडिटर, तो वो मेरा इंटरनल यूजर नहीं है। ये आपने बहुत थरली अच्छे से रीड करना है बच्चे। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, शेयर होल्डर क्यों इंटरेस्टेड होता है बच्चे, उसने तो बिजनेस में कैपिटल ही लगाई है, रिस्क उसी का है, तो बिजनेस उसी का है, शेयर होल्डर हमें पता है कंपनी का ओनर होता है। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है बच्चे,
प्रॉफिट की ग्रोथ चेक करने के लिए कि प्रॉफिट कितना हमें हो रहा है, नहीं हो रहा, पॉलिसीज मेकिंग के लिए, प्राइस सेट करने के लिए। एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड किस लिए होते हैं बच्चे? बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयज की क्या बढ़ेगी? सैलरीज, वेजेस, उनको बोनसेस मिलेंगे। एक्सटर्नल यूजर में देखिए, बैंक, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक एक करके शॉर्ट में बात कर लेते हैं, बाकी आप इसको पूरा यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे? हमने उनसे पैसा बोरो किया होता है, लोन लिया होता है। इन्वेस्टर, जिसने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जिसने इन्वेस्ट किया बच्चे, उसका तो पैसा लगा ही हुआ है, और जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी तो हमारी वेल बीइंग, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना चाहेगा। क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे कि उनको टाइमली, उनका जो हमने उनसे सामान खरीदा उधार, कि उसका टाइमली पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारी क्रेडिट वर्थीनेस जानना चाहते हैं कि क्या हम अपनी लायबिलिटीज को, अपने डेट्स को, अपना जो हमने सामान उनसे बोरो किया है, उधार लिया है, वो टाइमली रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए, ये एक नया पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है जी। सेबी क्यों इंटरेस्टेड होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? इन्वेस्टर्स की वेल बीइंग के लिए, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। कहीं कोई कंपनी विंडो ड्रेसिंग करके अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही, जिससे कि इन्वेस्टर्स को नुकसान हो फ्यूचर में। ठीक है। देन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने सब 11th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, एक बार आप दोबारा इसको रीड कर लेंगे, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे आपको इजीली। लिमिटेशंस, यूजर्स, ये जो हमने पढ़ा, ये दो टॉपिक हमें करने हैं इस चैप्टर में से थ्योरी के, और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ठीक है बच्चे, मैंने आपको सारी चीज़ों का पीडीएफ भेज